तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के एक वन शॉट वीडियो हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिसको देखने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बेहतर थोड़ा सा स्कोर तो कर ही सकते हैं, इस बात को आप मान के चलिए। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि इस कंटेंट के जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा अगर आपको कम लगे, तो उसके लिए आप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बताया है। पूरा न्यूमेरिकल पार्ट को भी मैंने कैरी किया हुआ है उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा कम लगे, लेकिन ये वीडियो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए बनाया जा रहा है कि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीजों को नहीं पढ़ पाते किसी कारणवश। तो इनके लिए वीडियो सीरीज बन रहा है, और जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनके लिए भी वीडियो सीरीज हो जाएगा। भले ही उसका स्पीड वो 2x करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी चीजें हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी बेहतरीन सब्जेक्ट है और काफी अच्छी तरीके से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पॉइंट कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम that acts as an interface between the user and the computer hardware and control the execution of all kind of the program। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रकार का प्रोग्राम होता है जो एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह। यानी ये इंटरफेस के काम करता है, किसके बीच के इंटरफेस का काम करता है, यूजर और जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसके बीच के इंटरफेस का काम करता है। और साथ ही साथ जो भी एग्जीक्यूशन होता है, इनके सारे जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहाँ पे यूजर 1 2 3 4 जैसे अप टू एन टर्म तक आपके दिए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये लाइनिंग यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे कनेक्ट करना तो जरूरी है ही। तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करिएगा, और उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि मैं इसको भी थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश का कनेक्ट तो करना ही है। इसी तरीके से आपका यूजर 3 और यूजर एन अभी आपका जो होगा वो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे सबसे नीचे इसके आता है एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद आपका बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सबसे नीचे आपका क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद अगला आपका आता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a software that control the internal activities of the computer hardware and provides user interface। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है किसको, किस चीज को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है इंटरनल एक्टिविटीज को, किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर को, और प्रोवाइड करता है यूजर के इंटरफेस को। अगला पॉइंट कह रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वी कैन रन द अदर एप्लीकेशन, यानी अनदर एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जिम्मेवार होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन रन नहीं हो सकते। अब यहाँ पे आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से फंक्शंस जो होते हैं वो काम करते हैं। तो सबसे पहला आपका फंक्शन आता है मेमोरी मैनेजमेंट का, दूसरा आपका आता है प्रोसेस मैनेजमेंट का, तीसरा आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा आपका आता है फाइल मैनेजमेंट, पांचवा आपका आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, छठा आपका आता है जॉब शेड्यूलिंग, और सातवां आपका आता है टाइम शेयरिंग। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूज होते हैं। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो नाम से आपको पता लग रहा है कि memory management module perform the task of allocation and deallocation of the memory space to program in need of these resources। यानी जो memory management है वो मॉड्यूल जो है वो परफॉर्म करता है टास्क को, किसके टास्क को, एलोकेशन और जो डी एलोकेशन होता है मेमोरी स्पेस का, उसके जो मॉड्यूल होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम करता है, और जिसको जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज के लिए इसमें ये काम करता है, यानी चीजों को मैनेज करने के लिए। प्रोसेसर मैनेजमेंट की हम बात करें तो कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस प्रोसेसर टू द डिफरेंट टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है असाइन करता है प्रोसेसर को डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो कि परफॉर्म होते हैं अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। तीसरा आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द डिवाइस। यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टास्क को परफॉर्म करता है एलोकेशन और डी एलोकेशन के, जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं उनके एलोकेशन डी एलोकेशन के लिए। उसके बाद अगला क्या आता है, फाइल मैनेजमेंट आता है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैनेज करता है सारे जो फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज हो गया, रिट्रीवल हो गया, नेमिंग शेयरिंग हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, ये सारी चीजों के लिए वो क्या होता है, यूज होता है। उसके बाद हमारा अगला क्या आता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नाम से आपको पता लग रहा है कि सिक्योरिटी की बात यहाँ पे होगी, तो इसी के अंदर कह रहा है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम
helps in implementing mechanism that secure and protect the computer system internally as well as externally। यानी जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो मदद करता है इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी मैकेनिज्म होते हैं जो सिक्योर करता है और प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर के सिस्टम को, किस तरीके से इंटरनली भी प्रोटेक्ट करता है और एक्सटर्नली भी प्रोटेक्ट करता है। छठा आपका आता है जॉब शेड्यूलिंग। तो इसके अंदर कह रहा है जॉब शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू मेनी डिफरेंट टास्क बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब शेड्यूलिंग जो होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज का, जिससे कि अलग अलग जो डिफरेंट टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। सातवां आपका आता है टाइम शेयरिंग। इसके अंदर कह रहा है कि इट कोऑर्डिनेट्स एंड असाइन कंपाइलर असेंबलर्स utility program and other software packages to various user working on computer system। यानी ये कोऑर्डिनेट करता है और असाइन करता है कंपाइलर को, असेंबलर को, यूटिलिटी प्रोग्राम को और जो भी अनदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और जो भी वेरियस यूजर्स होते हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उसके लिए बेसिकली टाइम शेयरिंग का यूज होता है। टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, और सबसे पहले आपका सामने क्या है, सबसे पहले आपका है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चाहे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आप इसको दर्शा सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंटेट हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर with the help of operator and these batches are executed one by one। यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जॉब्स से, जो ग्रुप होते हैं एक दूसरे के साथ, और इनकी मदद से जो भी ऑपरेटर्स होते हैं और इनके जो बैचेस होते हैं वो वन बाय वन क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि यूजर 1 2 3 एन दिया हुआ है, इस तरीके से जॉब 1 2 3 एन होगा और यहाँ पे बीच में आपका ऑपरेटर लगा रहेगा और आप देख सकते हैं सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जॉब 1 पे, जॉब 2, यहाँ पे जॉब 1 2 3 एन है, यहाँ पे मान लीजिए 7 है, 5 है, 2 है, इसी तरीके से ये रिड्यूस होकर जॉब 4 1 बना और फाइनल एग्जीक्यूशन आपका सीपीयू यहाँ पे रहेगा और प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका पूरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का फंडामेंटल है। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यानी टाइम को शेयर करना। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल टास्क वर्क स्मूथली। यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर एक टास्क जो होगा वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा कुछ टाइम्स को जो एग्जीक्यूट करेगा उसके लिए, और ये टास्क काफी स्मूथली काम करता है टाइम शेयरिंग वाला। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ईच यूजर गेट्स द टाइम्स ऑफ सीपीयू एज दे यूज अ सिंगल सिस्टम। यानी हर एक यूजर जो होगा वो टाइम को कैरी करेगा सीपीयू के अकॉर्डिंग जो एक सिंगल सिस्टम में काम करेगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम कहते हैं। और ये टास्क जो होता है, टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर, और इसके अंदर जो टास्क होते हैं वो सिंगल यूजर के अकॉर्डिंग और डिफरेंट यूजर के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पे आपका सीपीयू देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसेस 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक्टिव स्टेटस है। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दी गई हैं। उसके बाद आपका आता है थर्ड, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव वेरियस सिस्टम्स एंड ऑल दीज हैव देयर ओन सीपीयूज, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड रिसोर्सेज। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स होते हैं और जितने भी ये चीजें होती है उनके पास खुद का सीपीयू होता है, खुद का मेन मेमोरी होता है और खुद का सेकेंडरी मेमोरी, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो खुद के होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि these systems are connected to each other using a shared communication network। यानी ये जो सिस्टम्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, किसके वजह से, एक शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को मतलब कॉम्बिनेशन से ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और यहाँ पे हर एक सिस्टम जो होगा वो परफॉर्म करेगा उसके खुद के इंडिविजुअल टास्क को। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क दिया हुआ है, सीपीयू मेमोरी डिस्क है, यहाँ पे सीपीयू मेमोरी है, सीपीयू मेमोरी, सीपीयू मेमोरी, और भी बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगी। यानी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा, यानी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, बटेंगी इक्वल इक्वल पार्ट में। उसके बाद आपका क्या आता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि दिस सिस्टम्स रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। यानी ये जो आपका सिस्टम होता है वो रन करता है एक सर्वर पे,
और प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटी को, जिससे कि डेटा को मैनेज किया जा सके, यूजर को मैनेज किया जा सके, ग्रुप को मैनेज किया जा सके, सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सके, और भी जो एप्लीकेशन होते हैं और जो अनदर नेटवर्किंग फंक्शन होते हैं उनको मैनेज किया जा सके। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल्स, प्रिंटर्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। यानी ये जो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अलाउ करते हैं शेयर्ड एक्सेस के लिए, जो भी आपके फाइल्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, और भी जो अनदर नेटवर्किंग फंक्शंस होते हैं एक स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क के अकॉर्डिंग, उसमें ये काम करता है। पांचवा आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम each job carries a certain deadline within which the job is supposed to be completed, otherwise the hug losses will be there, or even if the result is produced then it will be completely useless। कहने का मतलब क्या है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर एक जॉब जो होगा वो कैरी करेगा कुछ सर्टेन डेडलाइन को, यानी उसके एंड होने के कुछ डेडलाइन होंगे कि हाँ इतने समय बाद ये एंड हो जाएगा, और ये जो जॉब होगा मान लीजिए कि अगर कंप्लीट हो गया, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो जो भी डेटा होंगे उसका तो लॉस तो होना ही है, अगर लॉस नहीं होगा तो जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इट विल बी कंप्लीटली यूजलेस। तो उस कंडीशन में इसका जो रिजल्ट होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के टाइप्स होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला आपका आता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपका आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोसेस, यानी ये रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए प्रोसेस से काम करता है और ये मैनेज करता है रिसोर्सेज को। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इफेक्टिव यूजर इंटरफेस, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इफेक्टिव यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट, यानी जो भी इनपुट और आउटपुट होता है उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चौथा आपका पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, आइकन, बटन्स, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके फॉर्म में, मेन्यू के फॉर्म में, आइकन्स के फॉर्म में, बटन्स के फॉर्म में। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द इंटरप्ट्स एंड हैंडल द इंटरप्रेटर्स, यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो आपके इंटरप्रेट्स होते हैं उनको मैनेज करता है, उनको हैंडल करने का काम करता है। अब यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एमएस, यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आता है। दूसरा आपका आता है उबंटू, तीसरा आपका आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब हम बात करें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन आता है मोबाइल में, तो मोबाइल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड काम करता है, आईओएस काम करता है, ब्लैकबेरी काम करता है, विंडोज कैप काम करता है, और सैम्बियन काम करता है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है, तो स्पूलिंग स्टैंड फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसके अंदर क्या होता है, मोर देन वन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली सम प्रोसेस, देन मोर देन वन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैन आल्सो बी डन एट द सेम टाइम। यानी स्पूलिंग के अंदर एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट जो होगा वो परफॉर्म करेगा, साइमल्टेनियसली काम करेगा, और कुछ जो प्रोसेस होगा वो एक से अधिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कैरी करेगा, और उनके पास क्या होगा, वो डन होगा उसके एक सेम टाइम पे। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि स्पूलिंग रिफर्स टू पुटिंग डेटा ऑफ वेरियस इनपुट आउटपुट जॉब्स इन अ बफर, यानी स्पूलिंग जो होता है वो रिफर करता है इनपुट आउटपुट डेटा को अलग अलग वेरियस इनपुट आउटपुट जॉब्स के अकॉर्डिंग उस बफर में। और ये जो बफर होता है एक प्रकार का स्पेशल एरिया होता है इन द मेमोरी ऑफ और हार्ड डिस्क विच इज एक्सेसिबल टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी ये बफर के अंदर एक स्पेशल एरिया होता है मेमोरी के अंदर और हार्ड डिस्क के अंदर जो एक्सेसिबल होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक इसका डायग्राम दिया हुआ है, प्रॉपर डायग्राम को बनना जरूरी है एग्जामिनेशन में, अगर स्पूलिंग आपका आता है तो इस डायग्राम को बनना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आपको डिस्क देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको कार्ड रीडर, राइट साइड में प्रिंटर, और बीच में आपका मेमोरी देखने को मिल रहा होगा, और एरो के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप अच्छी तरीके से इसको बनाइएगा। अगर हम एडवांटेज की बात करें कि स्पूलिंग का आखिर एडवांटेज क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एडवांटेज दिया हुआ है कि सिंस देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विथ सीपीयू, so the CPU need not wait for the input output operation to take place, यानी अगर मान लीजिए कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का सीपीयू के साथ, तो जो सीपीयू है उसको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी वेट करने के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के जो आपके प्लेस है उनको टेक करने के लिए, यानी प्लेस इनहेरिट करने के लिए। तो जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा वो क्या करेगा, टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, तो उस कंडीशन में बहुत अधिक जो टाइम होगा वो लेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सीपीयू कीप बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी जो सीपीयू होता है वो ज्यादातर टाइम क्या होता है, बिजी होता है। तो हेंस इट इज नॉट इन द आइडियल स्टेट व्हिच इज गुड फॉर हैव अ सिचुएशन, यानी ये क्या है, एक बेहतरीन सिचुएशन है जो जहां पे स्पूलिंग का हम यूज करते हैं तो वो चीजें बेहतरीन साबित होंगी।
तीसरा आपका आता है कि मोर देन वन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन वर्क साइमल्टेनियसली, यानी इसके साथ एक या एक से अधिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो काम कर सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। एंड अगला पॉइंट क्या है कि द स्पूलिंग ऑपरेशन यूजेस अ डिस्क एज अ वेरी लार्ज बफर, यानी जो स्पूलिंग ऑपरेशन होता है वो यूज करता है डिस्क को काफी लार्ज बफर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है प्रोसेस का, यानी आखिर प्रोसेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस इज द इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाई वन और मेनी थ्रेड्स, यानी जो प्रोसेस होता है वो एक प्रकार का इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट होता है एक या एक से अधिक थ्रेड्स के अकॉर्डिंग। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द ऑपरेशन सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होता है और जो पर्सन होता है इज समथिंग दैट इज करेंटली अंडर एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन के दौरान वो क्या होता है, जो आपका एक्टिव प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, कैन कॉल्ड बी एज अ प्रोसेस, यानी उसके अंदर जो एक्टिव प्रोग्राम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक प्रोसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें कि व्हेन यू वांट टू सर्च समथिंग ऑन वेब, यानी अगर मान लीजिए कोई भी चीज आप वेब पे सर्च कर रहे हैं तो देन यू स्टार्ट ए ब्राउजर, तो उस कंडीशन आप किसी भी ब्राउजर को खोलेंगे, ओपन करेंगे, सो दैट दिस कैन बी प्रोसेस। तो ये क्या है, आपका एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे प्रोसेस 1 2 दिया हुआ है, थ्रेड दिए हुए हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस के अकॉर्डिंग सारी चीजें रिप्रेजेंटेड की गई हैं और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको देखिए। अब यहाँ पे आता है प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, यानी प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस हैज वेरियस एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद इट, यानी जो प्रोसेस होते हैं उनके पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। अब वो एट्रीब्यूट्स क्या है, सबसे पहले आपका आता है प्रोसेस आईडी, दूसरा आपका आता है प्रोसेस स्टेट, तीसरा आपका आता है सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, चौथा आपका आता है इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन, पांचवा आपका आता है प्रायोरिटी, छठा आपका आता है प्रोसेस काउंटर। तो प्रोसेस आईडी क्या होता है, तो इसके अंदर एवरी प्रोसेस विल बी गिवन एन आईडी कॉल्ड प्रोसेस आईडी, यानी हर एक प्रोसेस जो होगा वो प्रोवाइड करेगा एक आईडी को जिसे हम लोग प्रोसेस आईडी कहेंगे, टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट द प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेस। जो क्या करता है, ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, जिससे कि आइडेंटिफाई कर पाए कि वो चीजें प्रोसेसर से प्रोसेस से और प्रोसेस की तरफ, यानी एक प्रोसेस से अनदर प्रोसेस की तरफ चीजें जा रही हैं, इसके लिए यूज होता है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस स्टेट, यानी ईच एंड एवरी प्रोसेस हैज सम स्टेट्स एसोसिएट विद इट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, यानी हर एक प्रोसेस जो होगा उसके पास कुछ स्टेट होंगे जो एसोसिएट करेंगे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज डिनोटेड बाय द प्रोसेस स्टेट। और ये जो आपका प्रोसेस होगा वो प्रोसेस स्टेट से क्या होगा, डिनोट किया जाएगा, एंड इट कैन बी न्यू रेडी और रनिंग स्टेट, यानी ये आपके क्या हो सकते हैं, ये रनिंग हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं और भी स्टेट में हो सकते हैं। तीसरा आपका आता है सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर कह रहा है कि ईच प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग सम प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जस्ट लाइक एफसीएफएस, एसजेएफ, राउंड रॉबिन एक्सेट्रा, यानी ये जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट होता है कुछ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, जैसे आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, राउंड रॉबिन है और भी चीजों के अकॉर्डिंग। चौथा आपका आता है इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि ईच प्रोसेस नीड्स सम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर देयर एग्जीक्यूशन, यानी हर एक प्रोसेस जो है उसको जरूरत पड़ती है कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का किसी एग्जीक्यूशन के लिए। तो यही कारण है कि सो द इंफॉर्मेशन अबाउट डिवाइस एलोकेटेड एंड डिवाइस नीड इज क्रिटिकल, यानी यही कारण है कि जो इंफॉर्मेशन निकल के आता है डिवाइस से वो एलोकेट होता है और जो डिवाइस होता है उसकी जरूरत पड़ती है क्रिटिकल वे में। पांचवा आपका आता है प्रायोरिटी, इसके अंदर कह रहा है कि एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रायोरिटी, यानी हर एक प्रोसेस के बाद उसका खुद का प्रायोरिटी होता है, एंड द प्रोसेस विल द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग द प्रोसेसेस गेट द सीपीयू फर्स्ट, यानी जिसका प्रायोरिटी हाई होगा वो सीपीयू में पहले जाएगा। छठा आपका आता है प्रोसेस काउंटर, इसके अंदर कह रहा है कि प्रोसेस काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑन विच द प्रोसेस वाज सस्पेंडेड, यानी जो प्रोसेस काउंटर होता है वो स्टोर करता है एड्रेस को लास्ट इंस्ट्रक्शन के उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। अब यहाँ पे प्रोसेस स्टेट लाइफ साइकिल की हम बात करें, लाइफ साइकिल जो चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, यानी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान इट अंडरगोज अ नंबर ऑफ स्टेट, तो उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, एंड दीज स्टेजेस में डिफर इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो स्टेजेस होंगे वो डिफर होंगे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंड द नेम ऑफ दीज स्टेट आर आल्सो नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। अब यहाँ पे न्यू स्टेट देखिए, न्यू स्टेट के अकॉर्डिंग जो चीजें होंगी वो रेडी स्टेट में आएंगी, और रेडी से आपका कहा जाएगा रनिंग में जाएगा, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर ये चीजें नहीं जाएंगी, यानी ये चीजें टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो रनिंग से कहां जाएगा, इंटरप्ट की तरफ जाएगा, और सारी चीजें दी गई हैं, और रनिंग के बाद आपका वेटिंग में जाएगा, वेटिंग के बाद फिर आपका रेडी में जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा। तो ये जब तक चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा,
एडमिट होगा, इंटरप्ट होगा, एग्जिट होगा, इनपुट आउटपुट वेट होगा, शेड्यूलर डिस्पैच होगा, इनपुट आउटपुट और इवेंट कंप्लीशन होगा। तो ये पूरा डायग्राम अच्छी तरीके से आपका बनना चाहिए। एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप डायग्राम को बना के आए, तभी आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। अब न्यू स्टेट क्या है, तो दिस स्टेट व्हेन द प्रोसेस इज जस्ट क्रिएट, यानी जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो उस कंडीशन को हम न्यू स्टेट कहते हैं। एंड इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस का क्या है, पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेट होता है। दूसरा आपका आता है रेडी स्टेट, तो इसके अंदर कह रहा है कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रोसेस के क्रिएशन के बाद, व्हेन द प्रोसेस इज रेडी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, जब मान लीजिए कि अगर प्रोसेस रेडी हो जाता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, तो देन इट गोज इन द रेडी स्टेट, तो वो कहां जाता है, वो रेडी स्टेट में जाता है, यानी तैयार हो जाता है तो वो रेडी स्टेट में जाता है। एंड इन रेडी स्टेट द प्रोसेस इज रेडी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन बाय द सीपीयू, और रेडी स्टेट के अंदर जो प्रोसेस होगा वो रेडी होगा एग्जीक्यूशन के लिए, किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। बट इट इज वेटिंग फॉर इट्स टर्न टू कम, यानी ये वेट करेगा कि जब तक उसका टर्न नहीं आ जाता सीपीयू में, वो जाके क्या करेगा, वेट करेगा वहां पे। तीसरा आपका आता है रनिंग स्टेट, इसके अंदर कह रहा है कि अमॉन्ग्स द प्रोसेस in the ready state the cpu chooses one process amongst them by using some cpu scheduling algorithm, यानी जो प्रोसेस होता है जो रेडी स्टेट में रहेगा उस वो सीपीयू के अंदर जाएगा और वहां से चूज करेगा एक प्रोसेस को जो अमोंग होंगे, यानी जो अमोंगेस्ट होंगे, किसके मदद से, जो भी अलग अलग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है उसके मदद से वो चीजें वहां पे काम करेंगी। और ये जो प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस विल नाउ बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू एंड इट इज इन द रनिंग स्टेट, यानी ये जो प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूट होगा किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा, और ये रन करेगा एक रनिंग स्टेट के अंदर। अब यहाँ पे चौथा आपका क्या आता है, वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट आता है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस माइस्ट रिक्वायर्ड सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लाइक वेटिंग ऑन फाइल और सम मोर प्रायोरिटी प्रोसेस माइस्ट कम, यानी एग्जीक्यूशन के दौरान जो प्रोसेस होता है और जो प्रोसेस रिक्वायर होते हैं कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो जस्ट लाइक वो वेटिंग होते हैं ऑन द फाइल, और कुछ ज्यादा प्रायोरिटी जो प्रोसेस होते हैं जो कम होते हैं उस सिचुएशन के अंदर। और ये जो सिचुएशन होता है, इन दिस सिचुएशन द रनिंग प्रोसेस विल हैव टू गो इनटू द वेटिंग, यानी इस सिचुएशन के अंदर जो रनिंग स्टेट होगा वो वेटिंग स्टेट में जाएगा एंड अदर प्रोसेस विल कम इन इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, उसके बाद अगला आपका टर्मिनेट स्टेट, यानी ये टर्मिनेट हो जाएंगी, कंप्लीट यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर द कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के बाद द प्रोसेस कम्स इनटू द टर्मिनेटेड स्टेट, जो प्रोसेस होगा वो कम होगा, यानी कहाँ आएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में आएगा। एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस प्रोसेस इज डिलीट, यानी जो इंफॉर्मेशन रिलेट करेगा इस प्रोसेस से वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है पीसीबी का। पीसीबी स्टैंड फॉर द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और दूसरा आपका आता है टीसीबी। टीसीबी स्टैंड फॉर द टास्क कंट्रोल ब्लॉक। अब ये चीजें क्या होती हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है वो कंटेन करता है जो भी आपके प्रोसेसेस होते हैं उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो चीजों को क्या करता है, कैरी करता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है वो एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मेंटेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हर एक प्रोसेस के लिए। तीसरा आपका पॉइंट कह रहा है कि द पीसीबी इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर प्रोसेस आईडी, यानी जो पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके द्वारा, एक इंटीजर प्रोसेस आईडी के अकॉर्डिंग, यानी जिसे हम लोग पीआईडी कहते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि पीसीबी कीप्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कीप ट्रैक ऑन अ प्रोसेस, यानी पीसीबी जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कीप करता है जिसको जरूरत पड़ेगी ट्रैक करने के लिए एक प्रोसेस को। अब इसके अंदर सबसे पहला आपका आता है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि इट इज अ स्टेक पॉइंटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी सेव्ड व्हेन द प्रोसेस इज स्विच्ड फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर टू रिटेन द करंट पोजीशन ऑफ द प्रोसेस, यानी ये आपका एक स्टेक पॉइंटर का काम करता है जिसको जरूरत पड़ती है सेव करने के लिए जब आपका प्रोसेस स्विच होगा एक स्टेज से अनदर स्टेज में, यानी अगर एक स्टेज से अनदर स्टेज की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में इसका यूज होगा। और दूसरा आपका है प्रोसेस स्टेट, तो ये क्या करता है, इट स्टोर द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ द प्रोसेस, यानी ये स्टोर करता है किसको, एक रिस्पेक्टिव स्टेट जो होता है किसी भी प्रोसेस का उसको स्टोर करता है। तीसरा पॉइंट आपका आता है प्रोसेस काउंटर का, तो ये क्या करता है, इट इज स्टोर्स the counter which contain the address of the next instruction that is to be executed for the process, यानी ये स्टोर करता है काउंटर को जो कंटेन करता है एड्रेस को किसके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के जो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा उस प्रोसेस के अंदर। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बस आप लिखते चलिए, नोट्स को बनाते चलिए क्योंकि नोट्स का बनना बेहद जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे आपका क्या आता है, आपका अगला आता है कि रजिस्टर। तो इसके अंदर कह रहा है कि देयर आर द सीपीयू रजिस्टर व्हिच इंक्लूड एक्यूमुलेटर
बेस रजिस्टर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। यानी ये आपके क्या होते हैं, सीपीयू रजिस्टर होते हैं जो इंक्लूड करता है एक्यूमुलेटर को, बेस रजिस्टर को और जनरल पर्पस रजिस्टर को। पांचवा नंबर आपका आता है मेमोरी यूनिट। इसके अंदर क्या होता है कि दिस फील्ड कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये जो फील्ड होता है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को, किसके बारे में, जो भी मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके बारे में जिसका हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एंड दिस में इंक्लूड द पेज टेबल, सेगमेंट टेबल एक्सेट्रा। यानी ये क्या होता है, ये अलग अलग टेबल को यूज करता है, जैसे कि सेगमेंट टेबल हो गया, पेज टेबल हो गया। अगला आपका आता है ओपन फाइल लिस्ट। ये क्या होता है कि दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ फाइल ओपेंडेड फॉर प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पे अगला आपका आता है शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कौन कौन से शेड्यूलर होते हैं, शेड्यूलर क्या होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि शेड्यूलर is a special type of system software that handle process scheduling in numerous ways। यानी जो शेड्यूलर होता है एक प्रकार का स्पेशल टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हैंडल करता है प्रोसेस के शेड्यूलिंग को एक न्यूमरस वे में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग हैंडल द सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसेस फॉर द प्रोसेसर ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड आल्सो द रिमूवल ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेस। यानी जो आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है वो हैंडल करता है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस को जो कि प्रोसेसर से निकल के आता है, जो किस पे बेस्ड होता है, एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे बेस होता है। और साथ ही साथ ये रिमूव करता है प्रोसेस को एक प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, यानी प्रोसेसर से प्रोसेस को रिमूव करने का काम करता है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड हमारा कह रहा है कि इट मेनली सेलेक्ट द जॉब्स दैट फॉर आर टू बी सबमिटेड इनटू द सिस्टम एंड डिसाइड्स वेदर द करंट रनिंग प्रोसेस शुड कीप रनिंग और नॉट। यानी ये मेनली सेलेक्ट करता है जॉब को किसके लिए, जब वो सबमिट होता है सिस्टम के लिए, और जो डिसाइड करता है कि कौन सा करंटली रनिंग प्रोसेस जो होगा वो रनिंग है या नहीं है उस कंडीशन में। एंड इफ नॉट देन विल प्रोसेस शुड नॉट बी टू द नेक्स्ट वन टू रन। यानी अगर वो ऐसा चीज नहीं है तो जो आपका प्रोसेस है वो क्या करेगा, वो रन नहीं करेगा, नेक्स्ट स्टेज में वो नहीं जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो आपका शेड्यूलर है वो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम टाइप की बात करें शेड्यूलर के, तो तीन प्रकार के शेड्यूलर होते हैं। पहला आपका आता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा आपका आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और तीसरा आपका आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर। इन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम लोग जॉब शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट चूजेस द प्रोसेसेस फ्रॉम द टू पूल, जिसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, एंड कीप देम इन द रेडी क्यू मेंटेन बाय इन द प्राइमरी मेमोरी। यानी ये चूज करता है प्रोसेस को किससे, पूल से, और ये कीप करता है इसको एक रेडी क्यू के अकॉर्डिंग जो मेंटेन होते हैं एक प्राइमरी मेमोरी के द्वारा। क्लियर। तीसरा आपका पॉइंट कह रहा है कि इट सेलेक्ट एंड लोड द प्रोसेसेस इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन विद द हेल्प ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। यानी ये सेलेक्ट करता है और लोड करता है प्रोसेसेस को मेमोरी के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग, किसके मदद से, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के मदद से। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ बैलेंस्ड कॉम्बो ऑफ जॉब्स। यानी ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये एक प्रकार का बैलेंस्ड कॉम्बो प्रोवाइड करता है जॉब्स का। अगला पॉइंट कह रहा है कि सच एज इनपुट आउटपुट बाउंड एंड प्रोसेस और बाउंड एंड कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये आपका बेसिकली तरीका है जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के बिल्कुल अपोजिट ये काम करता है। तो यहाँ पे चीजें दी गई है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। यानी ये जो आपका जो शेड्यूलर है शॉर्ट टर्म, उसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जानते हैं, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे इसको बोल्ड कर लीजिए, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से दिखेंगी तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे चीजें दी गई हैं जो इंक्रीज करता है सिस्टम के परफॉर्मेंस को एज पियर द चूज सेट ऑफ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस। यानी ये चेंज होता है रेडी स्टेट का रनिंग स्टेट से उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट है जो कि तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि इट सेलेक्ट्स अ प्रोसेस फ्रॉम द मल्टीपल प्रोसेसेस दैट आर in ready state in order to execute it and also allocate the CPU to one of them। यानी ये सेलेक्ट करता है एक प्रोसेस को किससे, मल्टीपल प्रोसेसेस से जो क्या होते हैं रेडी स्टेट के अंदर होते हैं, जो एग्जीक्यूट होते हैं और जो एलोकेट करता है सीपीयू को एक दूसरे के साथ। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज फास्टर देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यानी जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो फास्टेस्ट होता है as compared to the long term scheduler and is called as the dispatchers as it make the decision on which the process will be executed next। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग dispatchers भी कहते हैं कि ये बताता है कि कौन सा डिसीजन जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट, इसके लिए यूज होता है। तीसरा आपका क्या है, मीडियम टर्म शेड्यूलर है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, स्वेप्ड आउट प्रोसेस इसे हम लोग कहते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि इफ द रनिंग स्टेट प्रोसेसेस नीड्स सम इनपुट आउटपुट time for the completion, then there is a need to change
इट्स स्टेट फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग, यानी आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर में अगर रनिंग स्टेट जो होगा वो प्रोसेस को उसके जरूरत पड़ेगी तो कुछ इनपुट आउटपुट टाइम जो होगा वो कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे नीड ऑफ चेंज की जरूरत पड़ेगी उसके स्टेट के अंदर रनिंग टू वेटिंग स्टेट के लिए। दूसरा आपका पॉइंट कह रहा है कि दिस इज हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी ये मदद करता है रिड्यूस करने के लिए डिग्री को मल्टी प्रोग्रामिंग के। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि स्वैपिंग इज आल्सो यूजफुल फॉर इंप्रूव द मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस इन द मेमोरी, यानी जो स्वैपिंग होता है, स्वैपिंग का जो यूजफुल होता है इंप्रूव करने के लिए, जो भी मिक्स होता है इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रोसेस, उसके लिए बेसिकली यूज होता है। अब यहाँ पे उसके कंपैरिजन दिए गए हैं, अगर एग्जामिनेशन में कंपैरिजन आता है तो सारे कंपैरिजन आपको लिखने पड़ेंगे। चार्ट में आपका सबसे पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, उसके बाद मीडियम टर्म। तो इसके अंदर जॉब शेड्यूलर इसे हम कहते हैं, इसे सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं, और इसे हम लोग प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर कहते हैं। इसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, स्लोएस्ट होता है, ये फास्टेस्ट होता है, और इसका जो स्पीड होगा वो लॉन्ग और शॉर्ट के बीच का होगा, मीडियम। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी ये मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करता है, और ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है कंट्रोल को ओवर द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लेस कंट्रोल, यानी लेस कंट्रोल यहाँ पे होता है। इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी जो मल्टी प्रोग्रामिंग का डिग्री है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट और मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये क्या है, पार्ट ऑफ टाइम, दैट मींस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये किसका पार्ट है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। और यहाँ पे अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग किस तरीके से काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। डायरेक्टली इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं चीजों को बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि दिए गए हैं कि अराइवल टाइम क्या होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में एटी कहते हैं। सारी चीजों को लिखते चलिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्स इन द रेडी क्यू, यानी वैसा टाइम जहां पे प्रोसेस अराइव करता है रेडी क्यू के अंदर, तो वो आपका अराइवल टाइम होता है। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, यानी जिस टाइम पे आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता है अपने एग्जीक्यूशन को, उसे हम लोग कंप्लीशन टाइम कहते हैं। तीसरा आपका क्या है, ब्रस्ट टाइम। ब्रस्ट टाइम क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन, यानी सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए जितने टाइम की जरूरत है प्रोसेस को, वो आपका क्या क्या टाइम कहलाता है, ब्रस्ट टाइम कहलाता है। और अगला आपका है वेटिंग टाइम। यहाँ पे कह रहा है कि टाइम इन द सम ऑफ द पीरियड स्पेंट वेटिंग इन द रेडी क्यू, यानी कितना समय रेडी क्यू में वेट किया गया है, वही आपका वेटिंग टाइम होता है। और लास्ट आपका आता है टर्न अराउंड टाइम, जिसे हम लोग टीएटी कहते हैं। तो ये आपका टोटल टाइम होता है जो कि प्रोसेस में होता है सिस्टम के अंदर। तो टर्न अराउंड टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेटिंग टाइम WT प्लस बर्स्ट टाइम यानी BT, यानी WT प्लस BT। 6 नंबर आपका आता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो इसके अंदर कह रहा है कि सीपीयू बी कीप्ड एज बिजी पॉसिबल, यानी सीपीयू जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस बिजी ही रहता है। एंड रियल सिस्टम, यानी रियल सिस्टम के अंदर जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता है उसका जो रेंज होता है फ्रॉम 40% टू द 90%, यानी 40 से 90% के बीच में उसका रेंज होता है। सातवां आपका क्या आता है, सातवां आपका था थ्रूपुट। इसके अंदर कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट, यानी जो नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट होते हैं पर यूनिट टाइम के अंदर उसे हम लोग थ्रूपुट कहते हैं। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यानी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के कौन कौन से टाइप है, ये सारे टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसे हम लोग FCFS कहते हैं। दूसरा आपका आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्च, जिसे हम लोग SJF कहते हैं। तीसरा आपका आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। चौथा आपका आता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब ये जो आपका क्या है, दीज एल्गोरिथम्स आर आइदर नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव, यानी ये जो आपका एल्गोरिथम ऊपर दिए गए हैं इसमें से कुछ एल्गोरिथम प्रिमिटिव है, कुछ नॉन प्रिमिटिव है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स आर डिजाइन सो दैट वंस अ प्रोसेस इंटर्स द रनिंग स्टेट, यानी ये जो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम होता है वो डिजाइन होता है कि अगर आपका प्रोसेस इंटर करता है रनिंग स्टेट के अंदर तो इट कैन नॉट बी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, यानी ये क्या है, ये नहीं हो सकता प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। एंड इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, यानी ये किस पे बेस्ड होगा, प्रायोरिटी पे बेस्ड होगा। जहां पे जो शेड्यूलर होगा, शेड्यूलर में प्रिमिटिव एज लो प्रायोरिटी, यानी जो शेड्यूलर होगा वो प्रिमिटिव होगा लेकिन उसका जो प्रायोरिटी होगा लो होगा। एंड रनिंग करेगा प्रोसेस को किसी टाइम पे, और जब ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा रेडी स्टेट के लिए तब। अब यहाँ पे सबसे पहले FCFS आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ पे अगर चीजें आपको समझ में ना आए तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट पे स्विच कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वहां पे चीजें फिल करके बताई गई हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस दिया रहेगा P1 P2 P3 P4, ब्रश टाइम है, एवरेज टाइम है, कंप्लीशन टाइम है, टर्न आउट टाइम आपको निकालना रहेगा। तो टर्न आउट टाइम का फॉर्मूला आपके सामने है
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो इसका निकल गया। यहाँ पे 13 में से 3 गया तो 10 आएगा, 4 में से 0 गया 4 आएगा, 8 में से 2 गया 6 आएगा। वेटिंग टाइम की हम बात करें तो 6 माइनस 3 होगा, यानी ये जो 6 दिया हुआ है ये, यानी टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम, इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो ये होता है। इस तरीके से 10 माइनस 5 गया 5 आया, 4 में से 4 गया 0 आया, 6 में से 1 गया 5 आया। और जो आपका आरटी होता है, आरटी आपके सामने दिया हुआ है, आरटी कह रहा है कि फर्स्ट सीपीयू टाइम एलोकेट माइनस 80, इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो वेटिंग टाइम का जो वैल्यू है और जो आरटी का वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए P3 यहाँ पे लिया गया, क्यों? क्योंकि P3 का जो अराइवल टाइम है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ P3 लिया गया। और P3 से इसका जो कंप्लीशन टाइम है, P3 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 4 पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे P1 आएगा, P1 आएगा क्यों? क्योंकि इसका 1 है, तो यहाँ पे P1 आ गया, लेकिन इसका तो वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे P1 पुट करके यहाँ पे 7 हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद आपका P4 होगा, P4 यहाँ पे, P4 का वैल्यू कितना है, 8 है आपका, तो 8 हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद P2 हम लिखेंगे, P2 का कितना है, 13 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा वैल्यू आ चुका है, तो टर्न अराउंड टाइम आपका निकल जाएगा। टोटल टाइम कितना है आपका, 6 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 10, 6 प्लस डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6.5 आपका आएगा। और एवरेज वेटिंग टाइम क्या आएगा, टोटल का कॉम्बिनेशन, यानी ये जो आपका टोटल होगा 35 और 05, यानी 3505, यानी वेटिंग टाइम टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एवरेज निकालना है हमें, तो 4 से डिवाइड हम लोग कर देंगे, तो ये आपका पूरा फंडामेंटल उसका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें सॉल्व होती हैं। जो कि दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रोसेस यहाँ पे दिया है, तो हमें टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना है और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है। तो प्रोसेस आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी रहता है गैंट चार्ट बनाना। तो गैंट चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, P1 P2 P3 P4 दिया हुआ है, तो 0 P1 के लिए यूज है और यहाँ पे 3 हो रहा है। तो P2 के लिए कितना है, P2 यहाँ पे P2 10 है, तो 3 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, तो 3 और 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद P3 है, P3 कितना है, 5 है, तो 13 और 5 ऐड हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। P2 कितना है, 2, P4 कितना है, 2 है, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये फाइनल चार्ट आपका बनेगा, और ये आपके सामने ये छोटा सा चार्ट था, और ब्रश टाइम आपका दिया हुआ, तो अराइवल टाइम आपका 0 हो जाएगा। कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, कंप्लीशन टाइम का पूरा फंडामेंटल आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कंप्लीशन टाइम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कंप्लीशन टाइम का। तो कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, यानी कितना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम आप देख सकते हैं किस तरीके से है। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना दिया हुआ है, 3 है, P2 का कंप्लीशन टाइम 13 है, P3 का कंप्लीशन टाइम 18 है, P4 का कंप्लीशन टाइम 20 है। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट किए गए हैं। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 का निकालेंगे तो आप 3 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 माइनस 0 हो जाएगा, सॉरी 13 माइनस 13 होगा, तो ये कितना, 13 माइनस 10 होगा, सॉरी। तो यहाँ से हम करेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा। उसी तरीके से 18 माइनस 5 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये सारे वैल्यूज आएंगे, और ये सारे चीजें फॉर्मूला पे है। तो जब तक ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होंगे तब तक चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। उसके बाद ये सारे वैल्यूज को आप अच्छी तरीके से पुट करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो सारे वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड कर देना है 4 से, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम होता है। तो P1 का टर्न अराउंड टाइम 3 है और ब्रश टाइम आपका 3 है, तो 0 हो जाएगा। 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 13 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज किस तरीके से निकलेगा, 0, 3, 13, 18 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका 8.5 ms आ जाएगा, जिसे हम लोग माइक्रो सेकेंड कहते हैं। आई होप ये कंप्लीट हुआ होगा। अब यहाँ पे अगला आपका आता है क्या, वो आता है SJF, जो कि नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव दोनों के लिए यूज होता है। तो इसके सारे वैल्यूज दिए गए हैं, इसमें भी वही काम है। यहाँ पे 0 से 1 के बीच में आपका कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली आपका क्या आएगा, P3 आएगा। P3 क्यों, क्योंकि P3 आप देखिए, P3 का जो वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे P3 हो गया। उसके बाद आपका P1 आएगा, P1 यहाँ पे है, तो P1 कितना है आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सबसे कम ब्रश टाइम कितना है, P2 का है। उसके बाद P2 का P1 का है, उसके बाद P2 का है। P2 का यहाँ पे 4 है, इसका भी 4 है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम आपका निकल जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और एवरेज वेटिंग टाइम में निकल जाएगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की हम बात करें तो प्रायोरिटी की बात करता है यहाँ पे, यानी सबसे पहले जिसका प्रायोरिटी हाई होगा वही सबसे पहले ऐड होगा, यानी हायर द प्रायोरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इज एडेड। तो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया हुआ है 1 2 3 4, तो सबसे पहले कौन सा ऐड होगा आपके सामने दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो रेडी क्यू में जाएगा P3 P2 P3 P4 जाएगा, और इस तरीके से उसके वैल्यू का फॉर्मेशन होगा। और सारी चीजें फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, आप पुटिंग करेंगे वैल्यू को, रिजल्ट आपको मिलता जाएगा।
तो उसके लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए, जिसमें मैंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से बहुत बारीकी तरीके से मैंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है डेडलॉक का। डेडलॉक क्या होता है? तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्सेज एंड वेटिंग फ्रॉम फॉर अनदर रिसोर्सेज एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस। यानी जो डेडलॉक होता है एक प्रकार का सिचुएशन होता है जहां पे जो सेट ऑफ प्रोसेस जो होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो होगा वो होल्ड करेगा एक रिसोर्सेज को और वेट करेगा अनदर रिसोर्स को जो एक्वायर्ड होंगे कुछ अनदर प्रोसेस से। अब यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है P1 P2, रिसोर्सेज दिया हुआ है R1 R2, एलोकेशन एज यहाँ पे रिक्वेस्ट एज है, यहाँ पे एलोकेशन एज है, यहाँ पे रिक्वेस्ट एज है, और इस तरीके से ये डेडलॉक प्रोसेस में काम करेगा। ये फॉर्मेशन फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है, तो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रिवेंशन की हम बात करें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो परमिशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट। अब यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस आता है जिसे हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम कहते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिथम का पूरा फंडामेंटल पूरा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेप 4 तक है ये, और स्टेप 4 के बाद इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरीके से अपने प्लेलिस्ट के अंदर समझाया हुआ है, आप वहां पे जाइए उनको देखिए। तो ये हमारा पूरा वन शॉट वीडियो था जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप मोस्ट टॉपिक को करा दिया, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टॉप ऐसे 8 क्वेश्चंस एक वन शॉट वीडियो के माध्यम से, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर नोट्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और इनके सारे आंसर्स को आपको अच्छी तरीके से लिखना है, नोट्स को बनाना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, नोट्स बहुत बेहतरीन है, वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करिएगा और इंक्रीज करके वीडियो को देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारी चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड डिस्कस द फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद नाइट डायग्राम। ठीक है, यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ठीक है, यानी ऑल दो सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, कि इंटरफेस का काम करता है। किसके बीच में इंटरफेस का काम करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, इट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी ये मैनेज करता है सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को और प्रोवाइड करता है एक ऐसे एनवायरनमेंट को जिससे कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो हो पाता है। ठीक है, एंड इट इज द रिसोर्स एलोकेटर, कंट्रोल प्रोग्राम एंड कन्वीनियंस टू द यूजर। यानी ये एक प्रकार का रिसोर्स एलोकेटर होता है और कंट्रोल करता है प्रोग्राम को, साथ ही साथ ये कन्वेंस करता है यूजर को। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम फंक्शन की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की, तो अलग अलग फंक्शन दिए गए, 10 फंक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी ये क्रिएट करता है शेड्यूल, टर्मिनेट, प्रोसेस एंड हैंडल द कम्युनिकेशन। यानी क्रिएट करना, शेड्यूल करना, टर्मिनेट करना जो भी प्रोसेसेस होते हैं, और हैंडल करना कम्युनिकेशन को, ये इसके अंदर शामिल होता है। दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी यूजेस, एलोकेट एंड डीएलोकेट मेमोरी। यानी मेमोरी कहाँ पे चीजें स्टोर होंगी, कहाँ स्टोर नहीं होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखी जाती हैं। ठीक है, अगर हम फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइल को मैनेज करना यहाँ पे शामिल होता है, वही आपके सामने पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को थ्रू आउट द ड्राइवर, बफरिंग एंड द स्पूलिंग। स्टोरेज मैनेजमेंट, मैनेज करना सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस को एंड फ्री स्पेस एलोकेशन को। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को टू द डाटा एंड द प्रोग्राम। यूजर इंटरफेस, ये प्रोवाइड करता है कि इंटरफेस को फॉर द यूजर इंटरेक्शन। एरर डिटेक्शन की बात करें तो ये डिटेक्ट करता है और हैंडल करता है एरर को। रिसोर्स एलोकेशन, यानी ये एलोकेट करता है रिसोर्सेज को अमंग द मल्टीपल यूजर। एंड अकाउंटिंग की बात करें तो कीप ट्रैक ऑफ द रिसोर्सेज यूजर्स फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम क्यों करते हैं, तो कन्वीनियंस के लिए, यानी मेक द सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, यानी सिस्टम को यूज करना हमारे लिए काफी आसान हो पाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा इफिशियंसी, यानी मैनेज करना रिसोर्सेज को इफेक्टिवली फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। एबिलिटी टू इवॉल्व, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट न्यू फीचर्स। रिलेबिलिटी की बात करें तो ये इंश्योर करता है करेक्ट एंड रिलेबल ऑपरेशंस को। सिक्योरिटी भी दिया गया है जो कि इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है।
रिसोर्स मैनेजमेंट है एंड सर्विसेज टू द यूजर है, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर हम गोल की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये एग्जीक्यूट करता है यूजर के प्रोग्राम को एंड सॉल्विंग जो चीजें होती हैं यूजर के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। एंड मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, यानी कंप्यूटर सिस्टम को एक ऐसा मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि उसको यूज करना आसान हो जाता है, ठीक है। एंड यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, ओके। अगर हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इमीडिएट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे आपके पॉइंट सारे दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ी पॉइंट यहाँ पे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको लिखिएगा। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे टाइप है, इसके यूजर्स है, रिस्पॉन्स टाइम है, रिसोर्स आपका शेयरिंग है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिंगल यूजर होता है, लो होता है रिस्पॉन्स टाइम, यहाँ पे कोई भी रिसोर्स शेयरिंग नहीं होता, ये अर्ली आईबीएम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग आपका सिंगल होता है, ये आपका मल्टीपल, ये स्पेसिफिक, ये मल्टीपल मल्टीपल और ये भी स्पेसिफिक, ठीक है। और इसके सारे रिस्पॉन्स टाइम और रिसोर्स शेयरिंग आपके दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर और लेयर्ड स्ट्रक्चर सारी चीजें दी गई हैं, जो कि आपका आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें सबसे पहले आपका सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे यूजर होगा, एप्लीकेशन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, देन आपका हार्डवेयर होगा, ठीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, पहले यूजर होगा, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, उसके बाद कर्नल, फिर आपका हार्डवेयर। अगर हम माइक्रो कर्नल की बात करें तो इसके अंदर यूजर प्रोग्राम, उसके अंदर क्लाइंट प्रोग्राम होगा, फिर आपका माइक्रो जो आपका कर्नल है वो होगा, उसके बाद हार्डवेयर होगा। इसी तरीके से मॉडलर आपका स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन था, अच्छी तरीके से इनको लिखना है ना। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है, कह रहा है कि प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी डिस्कस द प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन प्रोसेसेस, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड कंपेयर द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। यानी इन सारे शेड्यूलर के बीच में कंपेरिजन करना है। तो अगर हम प्रोसेस एंड प्रोग्राम की बात करें तो कह रहा है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन अ फाइल ऑन डिस्क, यानी प्रोग्राम आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो स्टोर्ड होता है फाइल डिस्क के अंदर, ठीक है। एंड जो प्रोसेस होता है वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, एंड इट इज एन एक्टिव एंटिटी विथ एन एग्जीक्यूशन स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट रिसोर्स एक्सेट्रा। यानी ये एक प्रकार का एक्टिव एंटिटी होता है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन जो है, स्टेट, प्रोग्राम काउंटर का, रजिस्टर का, सीपीयू का, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो प्रोग्राम आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो स्टोर्ड होता है फाइल के अंदर, प्रोसेस आपका प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है। नेचर की बात करें तो ये पैसिव होता है, ये एक्टिव होता है। लोकेशन की बात करें तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, ये आपका मेन मेमोरी में स्टोर होता है। यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं होता, यहाँ पे स्टेट होता है। यहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल आपका .exe फाइल है, .c फाइल है, यहाँ पे आपका रनिंग प्रोग्राम जस्ट लाइक क्रोम, VS कोड, ये सारी चीजें है, ठीक है। अगर हम प्रोसेस स्टेट की बात करें तो प्रोसेस स्टेट के रिगार्डिंग में आपके सामने पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रोसेस चेंजेस इट्स स्टेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, यानी लाइफ साइकिल के दौरान ये जो है प्रोसेस अपने स्टेट को चेंज करता है। अब मेन स्टेट आपका न्यू स्टेट है, जहां से प्रोसेस आपका क्रिएट होता है। रेडी स्टेट है, प्रोसेस इज इन द मेन मेमोरी, यानी प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में आता है। एंड रेडी टू एग्जीक्यूट वेटिंग फॉर सीपीयू, यानी वो तैयार हो जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए और सीपीयू के लिए वो रुकता भी है, ठीक है। रनिंग की बात करें तो ये आपका इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन जो आपके एग्जीक्यूट होते हैं सीपीयू के द्वारा, ठीक है। वेटिंग की बात करें तो ये आपका प्रोसेस यहाँ पे वेटिंग होता है फॉर द एन इवेंट। एंड टर्मिनेटेड की बात करें तो प्रोसेस के बाद एक फाइनलाइज एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोसेस स्टेट डायग्राम, जैसे कि आपका न्यू होगा, फिर रेडी होगा, फिर रनिंग होगा, फिर टर्मिनेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे एडमिट होगा, डिस्पैच होगा, एग्जिट होगा, यहाँ पे वेटिंग स्टेट, और सारे फिगर आपको एज इट इज बनाने हैं, प्रॉपर नेमिंग के साथ आपको सारी चीजें डिफाइन करनी है, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात करें, पीसीबी जिसे हम लोग कहते हैं, तो कह रहा है कि पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट मेंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस, यानी पीसीबी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करता है सारे इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस के बारे में बताता है, ओके। एंड इट इज क्रिएटेड व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड डिलीटेड व्हेन द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, यानी ये क्रिएट होता है जब आपका प्रोसेस क्रिएट होगा और ये डिलीट होगा जब आपका प्रोसेस टर्मिनेट होगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें पीसीबी की तो दिया गया है, जैसे ही प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस स्टेट है, प्रोग्राम काउंटर है, और भी सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने मेंशन की गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम
द रेडी क्यू एंड एलोकेटिंग सीपीयू टू इट। यानी शेड्यूलिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जो सेलेक्ट करता है प्रोसेस को फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेट करता है उसको सीपीयू के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग को यूज करने का? इसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज करना सीपीयू के यूटिलाइजेशन को एंड थ्रू आउट एंड मिनिमाइज द वेस्टिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। यानी सीपीयू के यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना और जो भी आपका थॉटपुट है, जो भी वेटिंग टाइम है, जो भी टर्न अराउंड टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, उन सारी चीजों को कम करना। ठीक है, अगर हम शेड्यूलर की बात करें, 3 टाइप के होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो कि जॉब शेड्यूलर कहते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसे सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं, और मीडियम टर्म शेड्यूलर जिसे हम लोग स्वेपर कहते हैं। ठीक है, और इसका भी डायग्राम आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा आता है जो कि आपका कंपैरिजन है अलग अलग लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर के बीच में दिया गया है। मेन फंक्शन इसके दिए गए हैं, सारी चीजें यहाँ पे है। स्पीड इसका स्लो होता है, यहाँ पे काफी फास्ट होता है, ये मीडियम होता है। इन्वॉक फ्रिक्वेंटली यहाँ पे, इनफ्रिक्वेंटली यहाँ पे, वेरी फ्रिक्वेंटली यहाँ पे, ओकेजनली यहाँ पे। कंट्रोल डिग्री जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ पे होता है। और इसके सारे एग्जाम्पल भी आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, एग्जाम टिप्स आपके दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसे कहते हैं। एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रोबिंग एंड मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विद द एग्जांपल एंड गैंट चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शंस होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया है। ये तो एज ए वन शॉट वीडियो है, तो यहाँ पे चीजें उतनी संभव नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेटिंग द सीपीयू टू इट। यानी जो आपका सीपीयू शेड्यूलिंग है वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो सेलेक्ट करता है एक प्रोसेस को फ्रॉम द रेडी क्यू एंड उसको एलोकेट करता है सीपीयू के अंदर। ठीक है, एंड इसका जो गोल होता है वो होता है मैक्सिमाइज करना सीपीयू के यूटिलाइजेशन को, यानी सीपीयू ज्यादा यूटिलाइज हो पाए और जो भी आपका वेस्टिंग टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, इसको मिनिमाइज कर पाए। ठीक है, अगर हम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात करें तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज, थ्रूपुट आपका मैक्सिमाइज होगा, टर्न टाइम आपका मिनिमाइज होगा, वेटिंग टाइम मिनिमाइज होगा और ये आपका रिस्पॉन्स टाइम भी मिनिमाइज होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका P1, P2, P3 ये सारे प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है। तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम इसका ज्यादा है तो प्रायोरिटी इसकी यहाँ पे है, तो ये आपके सामने पॉइंट दिया गया है। ठीक है, एफसीएफएस की बात करें तो ये आपका प्रोसेस होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग, यानी जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, यानी द प्रोसेस दैट अराइव फर्स्ट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी जो पहले पहुंचेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये आपका नॉन प्रिमिटिव होता है एंड मतलब क्या कि वन सीपीयू इज एलोकेटेड, एक बार सीपीयू अगर यदि एलोकेट कर देता है तो इट इज नॉट टेकन अंटिल कंप्लीशन। ठीक है, यानी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये चीजें जो है वो काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो इनका एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, सारी चीजें दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। एसडीएफ आपका जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी ये जो प्रोसेस होता है विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा होता है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे P3 है तो P3 पहले एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर बाकी सारी चीजें होंगी। ठीक है, प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यानी जिसका आपका लोएस्ट नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 की प्रायोरिटी है तो यहाँ पे P2 होगा। इस तरीके से सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, राउंड रॉबिन की बात करें तो इसके अंदर हर एक प्रोसेस जो है वो गिव करता है फिक्स टाइम क्वांटम को, एंड यहाँ पे कह रहा है कि इफ द प्रोसेस डज नॉट फिनिश, यानी अगर आपका प्रोसेस फिनिश नहीं होता इन इट्स क्वांटम, यानी जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है उस ड्यूरेशन के अंदर, तो इट गोज टू एंड ऑफ क्यूरी रेडी क्यू। ओके, यानी ये आपके रेडी क्यू के एंड में जाएगा। ठीक है, और ये प्रिमिटिव होगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने इसका एग्जांपल भी दिया गया है। ठीक है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की बात करें तो ये आपका रेडी क्यू इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्यू बेस्ड ऑन द प्रोसेस टाइप, यानी रेडी क्यू जो है वो डिवाइड होता है मल्टीपल क्यू के अंदर जो बेस्ड होते हैं प्रोसेस टाइप पे, एंड हर एक क्यू जो है उसके पास अपना खुद का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। ये आपका फिक्स्ड प्रायोरिटी होता है बिटवीन द क्यूज। ओके, एंड इसका एग्जांपल दिया गया है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन भी दिया गया है। जैसे एफसीएफएस की बात करें तो ये नॉन प्रिमिटिव होता है, एसजेएफ आपका नॉन प्रिमिटिव, ये भी आपका नॉन प्रिमिटिव होता है, राउंड रॉबिन आपका प्रिमिटिव होता है, ये भी आपका प्रिमिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप इसका है, ये आपका प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बारे में बताया गया है। ये बेसिक सिलेक्शन इसके दिए गए, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है और इसका यूज दिया गया है। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला दिया गया है, जैसे टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, एंड रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला होता है जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है माइनस अराइवल टाइम उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं
जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म भी आपको याद होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की थी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि व्हाट इज डेडलॉक, यानी डेडलॉक क्या, एक्सप्लेन डेडलॉक एंड डिस्कस द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक, यानी नेसेसरी कंडीशंस क्या है डेडलॉक के, और साथ ही साथ हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में बताना है, और हमें मेथड बताना है टू डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड द डिटेक्शन एंड रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलॉक के बारे में कह रहा है कि डेडलॉक इज अ सिचुएशन in which a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other process। यानी डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसके अंदर सेट ऑफ प्रोसेस जो है वो ब्लॉक्ड होते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है वो होल्ड करता है रिसोर्स को और वेट करता है अनदर रिसोर्स के लिए जो एक्वायर्ड होते हैं बाय द अनदर प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी प्रोसेस पास प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, यानी नो प्रोसेस कैन प्रोसेस। ओके, एंड इन इट रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम नेसेसरी कंडीशंस की बात करें फॉर डेडलॉक, आपके सामने दिया गया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन जिसके अंदर एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी नॉन शेयरेबल, यानी एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल हो। होल्ड एंड वेट की बात करें तो प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स, यानी प्रोसेस जो है वो कम से कम एक रिसोर्स को होल्ड करेगा एंड इज वेटिंग टू एक्वायर द एडिशनल रिसोर्सेज हेल्ड बाय द अनदर प्रोसेस। ठीक है, नॉन परमिशन की बात करें तो रिसोर्स जो है वो cannot be forcibly taken from the processes and they can be released only by the process holding them, and circuit weight भी आपके सामने दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिया गया है, तो आरएजी जो है वो एक प्रकार का डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके अंदर डायरेक्शन दिया रहता है जो शो करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को टू द प्रोसेस। ठीक है, ये मदद करता है एनालाइज करने के लिए डेडलॉक को। आपके सामने इसका फिगर दिया गया है, आपके सामने सारी चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, मेथड की बात करें तो डेडलॉक प्रिवेंशन होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस है, डेडलॉक डिटेक्शन है, डेडलॉक रिकवरी है। ठीक है, और सारे इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई परेशानी दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। ठीक है, अगर हम डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग रैक की बात करें तो यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स एंड मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स दिया गया, और इसका एग्जांपल दिया गया है, बैंकल्स एल्गोरिथम दिया गया है। बैंकल्स एल्गोरिथम में इसका डेटा स्ट्रक्चर और इसके सारे प्रोसीजर्स दिए गए हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा कंपैरिजन है जिसमें प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी का पूरा कंपैरिजन दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने मेमोरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से मेमोरी का मैनेजमेंट होता है, एंड साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना है पेजिंग को, सेगमेंटेशन को, वर्चुअल मेमोरी को और डिमांड पेजिंग को, और कंपेयर करना है पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच में। ठीक है, तो पेजिंग क्या होता है, पहले मेमोरी मैनेजमेंट समझ लेते हैं। कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज विच पार्ट इज इन यूज बाय वाउन एंड विच पार्ट इज फ्री एंड एलोकेट मेमोरी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब क्या कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा पार्ट आपका यूज हो रहा है, कौन सा पार्ट आपका वेट कर रहा है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे काम होता है। ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि ये ट्रैक करता है मेमोरी के यूजेस को, एंड ये एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है मेमोरी को टू द प्रोसेस, एंड ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी को, ये प्रोवाइड करता है एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी को। ठीक है, अगर हम कंट्रोल जो आपका कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके सारे फॉर्मेशंस दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पेजिंग क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉजिकल मेमोरी ऑफ अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्ड पेजेस, यानी जो आपके लॉजिकल मेमोरी होते हैं प्रोसेस के, वो डिवाइड होते हैं फिक्स साइज ब्लॉक में जिसे हम लोग पेज कहते हैं। ठीक है, फिजिकल मेमोरी जो होता है वो डिवाइड होते हैं फिक्स साइज ब्लॉक में जिसे हम लोग फ्रेम्स कहते हैं, और पेज साइज किसके इक्वल होता है, फ्रेम साइज के इक्वल होता है। ठीक है, और पेज टेबल इज यूज टू मैप द पेज टू फ्रेम, यानी पेज को फ्रेम में मैप करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका फिगर डायग्राम दिया गया है, एडवांटेज दिया गया है, ये एलिमिनेट करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को, ये बेहतर होता है मेमोरी के यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज दिया गया आप देख सकते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन में कह रहा है कि लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज यूनिट कॉल्ड सेगमेंट, यानी इसके अंदर जो लॉजिकल मेमोरी होता है उसको हम डिवाइड करते हैं वेरिएबल साइज में, साइज यूनिट में, जिसे हम लोग सेगमेंट्स कहते हैं, और हर एक सेगमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेट करता है एक लॉजिकल यूनिट को, जस्ट लाइक कोड, डेटा, स्टैक, हीप स्ट्रक्चर एटसेट्रा। एंड जो सेगमेंट टेबल होता है वो यूज किया जाता है मैप करने के लिए सेगमेंट को टू द फिजिकल मेमोरी। ठीक है, और इसके एग्जांपल भी आपके सामने दिए गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन किया गया है। वर्चुअल मेमोरी की बात करें
तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट यूज सेकेंडरी मेमोरी एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी, यानी ये जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है स्कीम, ये यूज करता है सेकेंडरी मेमोरी को एक एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग मेन मेमोरी के, ठीक है, यानी मेन मेमोरी के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड ये अलाउ करता है प्रोसेस को टू एग्जीक्यूट इवन व्हेन इट इज नॉट कंप्लीटली इन द मेन मेमोरी, ठीक है, यानी जब कंप्लीटली ये मेन मेमोरी के अंदर नहीं रहता तब, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है इल्यूजन को ऑफ अ लार्ज कंटीजियस मेमोरी टू द यूजर, एंड ये इंप्लीमेंट होते हैं यूजिंग द पेजिंग और सेगमेंटेशन, ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये अलाउ करता है लार्जर प्रोग्राम के लिए, ये बेहतर मेमोरी यूटिलाइजेशन कैरी करता है, और ये यूज यहाँ पे जो आपका यूजर है ज्यादा से ज्यादा यूजर यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिमांडिंग पेजेस की बात करें, डिमांड पेजिंग की, तो ये एक प्रकार का वर्चुअल मेमोरी टेक्निक होता है। यहाँ पे पेज जो होते हैं वो लोड होते हैं इनटू द मेमोरी ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड, यानी जब इस चीज की जरूरत पड़ती है तब ये काम आता है, ठीक है। एंड व्हेन अ पेज इज नॉट इन मेमोरी, यानी जब आपका पेज मेमोरी के अंदर नहीं है, अ पेज फॉल्ट ऑकर्स, ठीक है, तो पेज फॉल्ट यहाँ पे अकर होगा, एंड द रिक्वायर्ड पेज इज ब्रॉट फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी, ठीक है। एंड ये रिड्यूस करता है अननेसेसरी इनपुट आउटपुट एंड स्पीड अप करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन दिया गया है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के बीच में, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समरी टेबल दिया गया, लास्ट में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए गए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर, जिसके अंदर हमें डिफाइन करना है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को, जस्ट लाइक फीफो, आरयूपी, एलआरयू, ऑप्टिमल एंड द क्लॉक एल्गोरिथम विद द सुटेबल एग्जांपल, और कंपेयर करना उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्हेन अ पेज इज रिक्वायर्ड एंड नॉट फाउंड इन मेमोरी अ पेज फॉल्ट अकर्स, यानी जब आपका मतलब जब चीजें हमें चाहिए तो उस कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में नॉट फाउंड आएगा। तो ये बेसिकली वही पॉइंट है। एंड यहाँ पे कह रहा है कि इफ मेमोरी इज फुल, यदि मेमोरी फुल हो जाता है तो एन एग्जिस्टिंग पेज मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पेज, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पेज है वो नए पेज के द्वारा क्या होगा, रिप्लेस होगा। एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिसाइड विच पेज इज टू रिप्लेस, यानी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ये डिसाइड करता है कि कौन सा पेज आपका रिप्लेस होगा, ठीक है। अगर हम रेफरेंसिंग स्ट्रिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 आपका है, क्यों, क्योंकि 3 ज्यादा बार यहाँ पे कंसिडर हुआ है, ठीक है। एल्गोरिथम ओवरव्यू आपका दिया गया है फीफो का, एलआरयू का, और जो आपका ओटीपी ओपीटी है इसका, क्लॉक का, ठीक है। तो फीफो आपका दिया गया है, एलआरयू है, ऑप्टिमल है, क्लॉक है, उसके साथ साथ क्लॉक एल्गोरिथम भी दिया गया है, तो इनको आप देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन ये कैरी करता है, इसीलिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शंस मैंने करा रखे हैं उसमें, तो वहां पे डीप में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया गया है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जैसे फीफो, एलआरयू, ओपीटी, क्लॉक, ये सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीजें दी गई हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी फाइल जो आपका फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है वो क्या है, और फाइल एलोकेशन मेथड क्या है, जिसके अंदर आपका कंटीजियस, लिंक्ड, इंडेक्स्ड एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइल एक्सेस मेथड, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइल सिस्टम इज द वे डेटा इज स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिट्रीव फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज, यानी ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम फाइंड करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से अकॉर्डिंग, ओके। एंड ये प्रोवाइड करता है मेथड को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए, प्रोटेक्ट जो फाइल होते हैं उनको इफिशिएंटली, ठीक है। ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को, रूल्स को, और फॉर नेमिंग, स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग फाइल ऑन डिस्क, ठीक है। फाइल एलोकेशन मेथड आपका कंटीजियस एलोकेशन है, जिसके अंदर हर एक फाइल ऑक्यूपाइज करेगा एक कंसेक्यूटिव ब्लॉक को। डायरेक्टरी जो है वो कंटेन करेगा स्टार्टिंग ब्लॉक को एड्रेस और लेंथ के अकॉर्डिंग। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज दिए गए हैं। लिंक्ड एलोकेशन की बात करें तो हर एक फाइल जो है वो लिंक्ड होता है लिस्ट ऑफ ब्लॉक में, एंड हर एक ब्लॉक पॉइंट करता है नेक्स्ट ब्लॉक को, और डायरेक्टरी कंटेन करता है स्टार्टिंग ब्लॉक को, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज मेंशन किए गए हैं। इंडेक्स एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हर एक फाइल जो है उसके पास इंडेक्स ब्लॉक होता है जो कंटेन करता है एड्रेसेस को ऑफ ऑल इट्स डेटा ब्लॉक, एंड डायरेक्टरी जो है वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ इंडेक्स ब्लॉक को, ठीक है। इसका भी एडवांटेज, डिसएडवांटेज एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। डायरेक्टरी, अगर हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करें तो डायरेक्टरी एक प्रकार का स्पेशल फाइल होता है जो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन को अबाउट द अदर फाइल, ठीक है। तो इसके अंदर सिंगल लेवल डायरेक्टरी, 2 लेवल डायरेक्टरी, 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे फाइल एक्सेस मेथड दिया गया, ये तीनों पॉइंट आपके सामने मेंशन है, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दिया गया जिसके अंदर FCFS, SST, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट,
स्कैन एंड सी स्कैन, ये सारी चीजें हैं और इसके कंपैरिजन दिए गए हैं। अगर आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शंस को बताया है कि किस तरीके से आप उन चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है सिंक्रोनाइजेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी डिस्कस करना है सिंक्रोनाइजेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को, सीमाफोर्स को, म्यूटेक्स को, मॉनिटर्स को एंड क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, जिसके अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, रीडर, राइटर्स एंड डाइनिंग फिलोसफर, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस access and manipulate shared data concurrently, the result may be inconsistent। यानी जब दो या दो से अधिक जो थ्रेड्स होते हैं, प्रोसेसेस जो होते हैं, वो एक्सेस होते हैं और मैनिपुलेट होते हैं, वो शेयर करेंगे डेटा के कंकरेंटली और जो रिजल्ट होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एंड सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर दैट द कंकरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट इन अ कंट्रोल मैनर टू अवॉइड द रिस्क कंडीशन एंड मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंसी। यानी ये क्या करेगा, डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, अगर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सारा फंडामेंटल यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग दिया गया है। सीमाफोर जो होता है वो एक प्रकार का इंटीजर वेरिएबल है जो यूज होता है टू कंट्रोल द एक्सेस टू द शेयर रिसोर्सेज, एंड ये एक्सेस होता है ओनली थ्रू द टू ऑटोमिक ऑपरेशंस, वेट एंड पी फॉर एंड डोमेन। ओके, और यहाँ पे सिग्नल वी और अप। ओके, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ सीमाफोर है, जैसे काउंटिंग सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर यहाँ पे है, और यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, म्यूटेक्स की बात करें तो म्यूटेक्स एक प्रकार का म्यूचुअल एक्सक्लूशन लॉक होता है जो अलाउ करता है केवल और केवल वन थ्रेड को टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, एंड ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप का बाइनरी सीमाफोर होता है जिसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, लॉक टू एक्वायर द लॉक, अनलॉक टू रिलीज द लॉक। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी इसके दिए गए हैं, एग्जाम्पल है। मॉनिटर जो है एक प्रकार का हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन है जो कंस्ट्रक्ट करता है इनकैप्सुलेट शेयर डेटा को और ऑपरेशंस को ऑन डेटा, एंड ये प्रोवाइड करता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन को इम्प्लिसिटली। एंड मॉनिटर जो है वो कंसिस्ट करता है शेयर डेटा वेरिएबल को, प्रोड्यूसर्स को जो ऑपरेट होते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, इनिशियलाइज करेगा कोड को, कंडीशन वेरिएबल, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे वेट, सिग्नल और ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करें तो प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करेगा आइटम को और इंसर्ट करेगा उसको बफर में, एंड कंज्यूमर जो है वो रिमूव करेगा आइटम को फ्रॉम द बफर, एंड मस्ट इंश्योर दैट द म्यूचुअल एक्सक्लूशन एंड अवॉइड द अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। ठीक है, इसके सारे एग्जांपल्स फॉर्मेशंस दिए गए हैं, आप इनको देखिएगा। रीडर राइटर भी वही तरीके से काम करता है, डाइनिंग फिलोसफर भी उस तरीके से काम करता है। ठीक है, और लास्ट में इसका कंपैरिजन टेबल की पॉइंट दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कंटेंट को कंप्लीट किया। इसी तरीके से अपने प्यार और सपोर्ट को बना रखिएगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।